सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। स्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई है। इसमें कहा गया है कि परमात्मा ने संसाधनों का जो रचना की है और कर्मों की रचना की है, वह सभी इस संसार में है। और दूसरी बात, कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जो संसाधनों का उपयोग करना है, उसके लिए क्या चाहिए? व्यक्ति को दो चीज चाहिए। एक तो उसको ज्ञान चाहिए, उसका पता हो कैसे काम करना है, और दूसरा कर्मठ होना चाहिए, अर्थात कर्म क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने कर्मों द्वारा उस संसाधनों का उपयोग करना उसको आता हो। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा। तभी वह जो परमात्मा ने हमको संसाधन दिए हैं, जो इस पूरी धरती के ऊपर इतनी चीजें, इतनी वस्तुएं हमारे सुख सुविधा के लिए रखी हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो बिना ज्ञान और बिना कर्मठ, बिना कार्य के कुछ भी दुनिया में प्राप्त नहीं होता। इस चौपाई का भावार्थ है। मित्रों, आज जो मेरा टॉपिक रखा है मैंने अपने डिस्कशन का या विचार रखने का, वह मेरी चौपाई से संबंधित ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कोई ना कोई शुरुआत किसी ज्ञान की बात से, किसी चौपाई से, या किसी मुहावरे से, या किसी गीत से करता हूँ, जिसका कोई ना कोई रेलेवेंस या जुड़ाव उस टॉपिक से होता है। तो जैसे कि मैंने बात कही पहले अपने दोहे में, आज हम ज्ञान की बात करेंगे। आज का जो समाज है वह बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञान उपलब्ध है। बहुत से सोर्सेस हैं आपके पास। मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आपके मित्र यार हैं, टीचर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान सही से सुलभ हो और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए अपनी लाइफ को सुखमय बनाने के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज जो मेरा फोकस है वह उन लोगों पर ज़्यादा है जो कि अभी अभी जिन्होंने जॉब शुरू की है या अपना प्रोफेशन शुरू किया है, जो अभी यंग अवस्था में है, जिनको अभी अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग प्रोफेशनल्स, यानी कि जो अपना जीवन का कैसे हम निर्वाह करें, अपनी इस तरह से प्लानिंग करें, कम से कम फाइनेंशियल मामलों में, वित्त के मामलों में, ताकि जो हमारा जीवन हो वह सुगम चल सके। मित्रों, जीवन में कभी भी कुछ भी करना हो तो रूल बनाइए जरूर। जो व्यक्ति बिना कोई अपने नियम बना के जीवन में चलता है ना, वह कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर अपने होने चाहिए। नियम कैसे हो? जिसमें कि न सिर्फ अपना भला हो बल्कि दूसरों का भी भला हो। ऐसे नियम होने चाहिए जिंदगी के। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हम पशु नहीं हैं जो कहीं भी चले जाए। भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना दिमाग दिया, आंखें दी, हमें इंद्रियां दी, जिससे कि हम चाहें तो अपने जीवन को एक बहुत ही सुंदर बना सकते हैं जब तक इस धरती पर है। और उसके बाद हमारा परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। आज की टॉपिक जो है, मैंने बताया, यंग प्रोफेशनल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जब शुरुआत करते हैं, जब हम अपना करियर शुरू करते हैं, यंगस्टर खासकर जो आपकी उम्र अगर 25 से 35 के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई विचार सकता है, जो आप अगर अपनाते हैं तो आपकी इसमें काफ़ी फायदा भी होने वाला है। मित्रों, हम जब अपना जीवन शुरुआत करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा होती है। आप हो सकता है आपकी शुरुआत 10,000 से शुरू हो,
हो सकता है शुरुआत आपकी 1 लाख से हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने जो जीवन की शुरुआत की है, उसकी आपने क्या वाकई में प्लानिंग शुरू कर दी है। जीवन कभी भी एक साथ नहीं रहता, इसमें दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, आपका करियर के ऊपर भी कभी कभी मुश्किलें आएंगी, कभी जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है, कभी कभी स्वास्थ्य कारण से कई बार ऐसे होता है कि आपको जॉब छूट जाए या कंपनी बंद हो जाए। कई ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन सुगम चलता रहे। उसके लिए जैसे मैंने कुछ एक रूल बनाए हैं आपके लिए, तो मैं आज उसके बारे में चर्चा करता हूँ। पहली बात तो ये कि जीवन में ना आजकल जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। जैसे आपकी सैलरी बनी, आपके 3 महीने की सैलरी स्लिप लेके या 6 महीने की सैलरी स्लिप लेके आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कोई शक नहीं, कोई बुरा नहीं है। जब आपको अपने पैसे बैंक में रखने हैं और क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी मिली है आपको, कुछ टाइम तक आप उसको उधार रखकर उसकी पेमेंट आप बाद में कर सकते हैं, तो उसका फायदा उठाइए। लेकिन कभी भी अपनी क्षमता से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। आपकी सैलरी अगर 10,000 है या 1 लाख है, तो कभी भी 20% या 30% मैक्सिमम, इससे ऊपर की चीज़ों का कभी भी खरीद ना करें। जो आपकी होम टेक है, मैं होम टेक की बात करता हूँ। जब भी मैं सैलरी की बात करूँगा, मैं आपकी जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं प्रोविडेंट फंड की या कोई आपके पेंशन फंड की जो पैसे निकल रहे हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा है और उसको आप उस तरफ ना ही देखें तो अच्छा है। जो आपकी होम टेक सैलरी है, उसका 20 से 30% से अधिक कभी भी एक वक्त में खर्चा ना करें, क्योंकि कोई भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो उसका आपको भुगतान भी करना है। अगर आपने भुगतान में कोई देरी की तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कई बार 36% उससे ऊपर भी होता है। तो कैश विड्रॉल करना क्रेडिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से अनावश्यक चीज़ों का लेना वो गलत है। जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों, अपनी चीज़ को ना, अपनी जो अभिलाषाएं हैं, मैं कहूँगा कि उसको 21 दिन के लिए टाल दीजिए। कोई भी आपको चीज़ लेनी है, मान लो नया मोबाइल लेना चाहते हैं, नया टीवी लेना चाहते हैं, कोई भी घर में कोई चीज़ ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जो कि लग्जरी का पार्ट है, या उसकी ज़रूरत तो है लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना आपकी ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो जब तक आपके पास पैसा नहीं आता उतना और आप क्रेडिट कार्ड से लेना चाह रहे हैं, तो एक बार उसको ना 21 दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। फिर आप विचार कीजिए कि वाकई 21 दिन बिना उसके मैं रह सकता हूँ। अगर आप रह सकते हैं तो उसको पैसे इकट्ठे कीजिए, इतना इकट्ठा कीजिए ताकि आप उसको ले सकें। दूसरी बात है, अपने बजट का बिल्कुल, जो आपका घर में होम टेक आ रही है उसका एक नियमित एक नियोजन बनाए रखें, एक प्लानिंग बना के रखें। अपनी जो आपके घर में सैलरी आ रही है, हमेशा इतनी आएगी कोई गारंटी नहीं है, बढ़ेगी भी बिल्कुल हो सकता है, घट भी सकती है। किस तरह से, भगवान ना करे कोई जॉब के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आजकल देखिए, एक जॉब छोड़ें तो पीछे 10 लोग लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप अपने आप को इतना मत समझिए कि आपका जो जॉब है वो हमेशा ही आपके साथ रहने वाला है। कभी कभी ऐसे भी सामने आ जाती हैं कि आपको जॉब छोड़ना पड़ जाता है, कभी मैनेजमेंट से आपका नई बात बनती है। तो इस तरह से कई तरह से बातें आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अपना जो बजट है, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अपने जो आप होम टेक लेके आ रहे हैं, सैलरी घर लेके आ रहे हैं, उसका कुछ उसकी प्लानिंग करके ही उसको खर्च करें। एक्सपेंसेस को हमेशा अपने नियंत्रण में रखें। देखिए, बाहर पूरी आजकल जो है ना, मतलब समझो शार्क बैठे हुए हैं, आपको प्रलोभन देके ये ले लो, वो ले लो, ये लैपटॉप ले लो, ये एप्पल का मोबाइल ले लीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मार्केटिंग इतनी ज्यादा आजकल सोफिस्टिकेटेड हो गई है, इतनी ज्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा आपको सामने लगेगा कि यार कितना मतलब अच्छा लगेगा, आप फट उसको ले लेते हैं। लेकिन वो जब चीज ले लेते हैं
क्योंकि हमारा मन एक ऐसा चीज है, जब चीज कोई हमको नहीं मिलती ना तो हमारा ध्यान हमेशा उस तरफ रहता है। जैसे हमको वो चीज मिल जाती है तो हमारा ध्यान थोड़े 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे इसकी दशा हो, उसके बाद उसका ध्यान हमारा हट के किसी और चीज की ओर चढ़ जाता है। तो जीवन में हमेशा अपने एक्सपेंसेस को अपने नियंत्रण में रखना सीखिए। जिसका एक्सपेंसेस नियंत्रण में है उसका बजट हमेशा ही अच्छा होगा। तीसरी बात है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि जैसे कि आपकी सैलरी आ रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने जो घर के खर्चे हैं उसका 3 महीने का या 6 महीने का अच्छा तो रहेगा कि आप 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड बना के रखें, जिससे कि भगवान अगर कभी कोई जॉब के ऊपर या आपके काम धंधे के ऊपर कोई परेशानी आए तो आपका जो घर का खर्चा है उस पर कोई चोट ना पड़े। तो इतने पैसे आप इस तरह से रखिए, अपने सेविंग बैंक में रख सकते हैं, या आजकल तो लिक्विड फंड भी आते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, जहाँ पर आप ऐसे पैसे अपने रख के इसको आप एक दिन के अंदर ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे वो अलग बात है कि म्यूचुअल फंड की जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में डिटेल में कोई अपना अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने कुछ इमरजेंसी फंड का पैसा पार्क रखें जो कि आपको एकदम सुलभ से मिल सके। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने करियर शुरुआत की है, उसके साथ साथ में आपको रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है। बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब हम जिस आयु में होते हैं हम उसी आयु वर्ग की बातें करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन मित्रों ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय रहते ही चेत जाएं, क्योंकि हमारे समय में, मैं अपनी बात करता हूँ, तो उस समय इतनी सोशल मीडिया उस समय नहीं था, ना ऐसी जानकारी लोगों को हुआ करती थी। जो बातें किसी से सुन ली, हाँ भाई एलआईसी की पॉलिसी ले लो, ठीक है भैया एलआईसी की पॉलिसी ले ली, या कोई एनएससी में पैसा सेविंग कर लीजिए, ये छोटे छोटे तरीके होते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ आई, जैसे जैसे अपना जानकारी प्राप्त की, कुछ अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से अपडेट किया। मित्रों, रिटायरमेंट प्लानिंग के कई चीज हिस्से हैं और सबसे बड़ा मैं मान के चलता हूँ, कभी भी एक प्रोवर्ब भी है इंग्लिश में कि कभी भी अब एक जो सारे एप्पल होते हैं एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सारा पैसा किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में लगाना बहुत बड़ी गलती है। कभी भी ऐसा मत कीजिए। हमेशा जब भी आपने प्लानिंग करनी है रिटायरमेंट की, मैं मान के चलता हूँ कि जो आपकी होम टैक्स सैलरी है, जो आपकी होम टैक्स सैलरी है उसका 20%, 20% आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग में लगाना है अपनी इच्छा से। उसको कभी भी एक जगह नहीं लगाना, डाइवर्सिफाई करके लगाना है। जो आपका कट रहा है ऑफिस में उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आप घर में लेके आते हैं। मान लिया आपकी सैलरी 10,000 है, घर में आपको 8,000 मिलते हैं, तो 8,000 का 20% वो आपको सेव करना ही है। तो इसी अनुपात में आप चाहे 1 लाख हो चाहे 5 लाख हो, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। आज की जो जनरेशन है वो लोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहती है, बहुत जल्दी लोन ले लेती है। कोई चीज़ गाड़ी लेनी है फट से लोन ले लेती है। लोन लेने से अच्छा है आप क्यों नहीं उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें और उसको अपनी जो आपको चीज़ लेनी है उसको डेफर्ड कर दीजिए 2 या 3 साल के लिए। आप देखेंगे कि लोन का जो आपने इंटरेस्ट दिया उससे ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से, बड़ी कंफर्टेबली आप अपना जो जरूरत की चीज़ है या जो आपकी लग्जरी की चीज़ है उसको आप ले पाएंगे। अब रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके बारे में बहुत सी वेबसाइट भी हैं। मैं छोटी सी चर्चा यहाँ कर देता हूँ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये बहुत ही बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अपने जीवन में समझ लिया था, क्योंकि इसमें जो सबसे फायदा है वो उसमें है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा, जिसे कहा जाता है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसा जमा होता है, जो गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती हैं, जो आप पैसा देते हैं उससे जाता है। गवर्नमेंट उससे पैसा लेती है और आपको अच्छा इंटरेस्ट देती है। क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो सरकार का जो इसका फोकस होता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना ही रहता है। इसमें कोई सेविंग का इंटरेस्ट ऐसा हो जाए या बहुत कट हो जाए ऐसा मैंने देखा नहीं है। फिर भी सरकार इसके बारे में घोषणा करती रहती है बात समय समय पर। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोविडेंट फंड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है
लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, जिसमें जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर भी सब इंटरेस्ट मिलता है समय रहते हुए। तो अगर आप इसको लगातार एक मुश्त जो है, इसमें एक जो लिमिट है वैसे 1.5 लाख की पर एनम है अभी, अगर आप इसमें जितना भी आपसे सुलभ हो, कम से कम शायद 500 रुपया उसमें 1 साल में कर सकते हैं जमा, वो आप किसी वेबसाइट पे पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आप इसमें जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म आपको 15 साल तक लगातार डालना ही पड़ेगा। एक अकाउंट 15 साल तक चलता है, उसके बाद इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट मैं कहूँगा, वो मैं जरूर कहूँगा म्यूचुअल फंड। हमारे इस वक्त में इतना ये नहीं था, शुरुआत ही हो रहा था इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो इतना हमारा ध्यान उस समय नहीं गया। लेकिन मैंने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर आप कोई बड़ा कॉर्पस बनाने की सोच रहे हैं, चाहते हैं कि बड़ा कॉर्पस बने मेरा, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। सिप के माध्यम से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, वो आप लगातार करेंगे और इसमें कम से कम अपना होराइजन, कम से कम मैं मान के चलता हूँ 5 साल का रखना चाहिए। बाकी कई लोग 3 साल का भी रख सकते हैं। कोई चीज़ लेनी हो, कुछ गाड़ी है, मकान है, या कुछ ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो आप चाहते हैं कि मुझे निकट फ्यूचर में लेनी है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में कि किस तरह से अपने आपको म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा एक टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आपने अपना जॉब शुरू कर दिया है तो आपकी जो लाइफ है वो इंश्योर्ड जरूर होनी चाहिए, और हमेशा टर्म इंश्योरेंस पे फोकस कीजिए। कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कोई भी प्रलोभन दे, मैं मान के चलाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, उसमें कुछ आपको रिटर्न मिलता नहीं है। उससे अच्छा है कि आप टर्म इंश्योरेंस कीजिए बड़े अमाउंट का, और इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। हाँ, जब आप वो खत्म होगा तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो भविष्य है वो सिक्योर रहेगा। आप जो कोई कमा रहे हैं, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको वो पूरा पैसा मिल जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर कीजिए। और फोर्थ चीज है मेडिकल इंश्योरेंस। कई कंपनियां आजकल मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं अपने जो अपने उनके यहाँ काम करते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि चाहे आप शुरुआत में 5 लाख का रखें, चाहे 2 लाख का रखें, लेकिन अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर ले लें। बाद में आपकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो आप उसको उनको ऐड करा सकते हैं, उनको जोड़ के अपना जो अमाउंट है इंश्योरेंस का वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, इस जमाने में 2 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस बहुत था, आज का 10 लाख का भी कम है। और बीमारी ऐसी होती है, इलनेस होती है, बताकर नहीं आती। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बहुत लाखों रुपए आपकी जीवन भर की पूंजी एक ही बीमारी में लग जाती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मैं मान के चलता हूँ किसी अच्छी कंपनी से जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसमें जरूर अपना मेडिकल इंश्योरेंस कीजिए, और कोई भी बात बिना छुपाए ही रखिए। कई बार जो एजेंट आते हैं वो फट करते चले जाते हैं, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमेशा जानकारी सही दें। गलत जानकारी देंगे तो आपका कभी कभी मेडिकल इंश्योरेंस वो कंपनी रिजेक्ट भी कर देती है। तो इस तरफ जरूर ध्यान दें। टैक्स सेविंग, क्योंकि आप सैलरी कमा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका टैक्स पे भी जा सकता है, तो उसके बारे में भी बहुत सी वेबसाइट हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और मैं मान के चलता हूँ जैसे कि आप पीपीएफ में डालते हैं तो उसमें आपको 80C का बेनिफिट मिलता ही है। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस फंड होते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड सबसे कम है, 3 इयर्स का सिर्फ होता है, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं, जिससे कि आप जो टैक्स है उसके बारे में, उसको भी आप जहाँ तक हो सके बचाने की कोशिश करें। टैक्स देना चाहिए सरकार के लिए, मैं उसमें खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक हम बचा सकते हैं, जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, जो सरकार द्वारा दिए हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट में लेने से आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है, तो उस तरफ जरूर अपना फोकस करें और जहाँ तक हो सके इसमें जरूर सोचें। और आखिरी बात, मैं एक और बात कहूँगा, जो प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा, वह है इनकम बढ़े तो उस प्रोपोर्शनेट में कभी भी आपके एक्सपेंसेस ना बढ़े। देखिए, कुछ एक तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन का हमारी लाइफ में पार्ट होता ही है, वो तो हमको झेलना ही है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पेट्रोल महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, जीवन का स्तर रहने का
इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एक चीज़ें तो जीवन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती ही हैं, लेकिन जो आपकी इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है, अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से ना बढ़ाएं। इस हिसाब से बढ़ाएंगे तो फिर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा फेल हो सकता है। तो हमेशा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस रखें, ध्यान रखें कि मैं कहाँ पे क्या खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि जब परिवार बढ़ता है, बच्चों की स्कूलें शुरू हो जाती हैं, ट्यूशनें शुरू हो जाती हैं, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर तो बढ़ने ही है, लेकिन अनावश्यक एक्सपेंडिचर पे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका हमेशा हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों, मेरा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, इसमें आपके व्यूज़ हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अपने व्यूज़ देते रहिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए विषय के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक जय श्री राम।